हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, करंट अफेयर्स के पेपर एनालिसिस के इस खंड में आपसे हमें जो करंट अफेयर्स को रूबरू कराते हैं और ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़रूर लोगों के पीछे ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो कल है दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर से जुड़े है जो ओबीसी आरक्षण विधेयक को है जो लोकसभा में है जो मंजूरी प्रदान की गई है। हम थोड़ा सा इसके पीछे चलेंगे दोस्तों कि जब 5 अगस्त 2019 की बातें जब याद होगी कि जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बना दिया गया था और लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उसके बाद तक है जो अभी तक है जो चुनाव है जो वहाँ पर नहीं हुए। सरकार की तरफ से कहा गया था या चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट जब इसके ऊपर दबाव डाली थी तो सुप्रीम कोर्ट में जब कहा गया था कि हम जब स्थिति सम्मान हो जाएगी तब है जो हम वहाँ चुनाव कराने के लिए है जो प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से जो अब जो ये विधेयक है जो ओबीसी आरक्षण विधेयक को है जो लोकसभा में मंजूरी मिली है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वहाँ के लोकतंत्र के लिए, बहुत ही है जो सकारात्मक है। निश्चित रूप से दोस्तों, अब है जो चुनाव अगर होती है तो लोगों के साथ मिलकर है जो काम करने का मौका है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। एक 1947 में जब आज़ाद हुआ था दोस्तों, उस समय ये विवादित क्षेत्र था। आप जानते हैं कि किस प्रकार है जो सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद है जो यूएनओ का हस्तक्षेप हुआ, हस्तक्षेप होने के बाद है जो सेनाएं दोनों जगह रुकी और उसके बाद है जो जनमत संग्रह की बात की गई थी, लेकिन अभी तक है जो जनमत संग्रह नहीं हुआ है। और उसी समय है जो पीओके का है जो निर्माण होता है, पाक अधिकृत कश्मीर, जो भारत का हिस्सा है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है और भारत हमेशा जब अपने मैप में पीओके को दिखाते रहा है क्योंकि भारत का हिस्सा है। तो कल अमित शाह जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि नेहरू की गलती का खामियाजा वर्षों तक कश्मीर व देश को भुगतना पड़ा। देखिए दोस्तों, उस समय की जो परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ में क्या है इसका आकलन तो नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर हम है जो इतना कह सकते हैं कि उस समय परिस्थितियाँ कुछ अलग थी और आज की परिस्थितियाँ अलग थी। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय किसी भी नेता को इतने बड़े देश को चलाने की किसी प्रकार का है जो कोई है जो एक्सपीरियंस नहीं था। पंडित नेहरू ने निश्चित रूप से है जो जब है जो जम्मू कश्मीर के जो वहाँ के जब प्रधानमंत्री जो बने शेख अब्दुल्ला साहब, उनको है जो उन्होंने पत्र लिखकर इस चीज़ को ज़रूर माना था कि हमने है जो सीज फायर जो किया था, जो हमने है जो अपने सैनिकों को रोका था, वह कहीं ना कहीं है जो हमारी है जो गलती है। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि कोई अगर गलती मान ले तो उसका ठिकरा है जो उसके ऊपर फोड़ा जा सकता है। क्या है कि उस समय की स्थितियाँ कुछ अलग थी दोस्तों। आप है जो याद कीजिए 1947 का वो दौर, जिस समय है जो विभाजन की एक नई है जो विरासत है जो लिखी जा रही थी। और आज कोई भी अगर नेता बोलते हैं या कोई अगर आप व्हाट्सएप पे देखते हैं या आप यूट्यूब पर देखते हैं तो उसके पीछे है जो वहाँ का इतिहास को है जो जानने का प्रयास नहीं करते हैं और वो है जो आकर है जो अपनी वक्तव्य को दे देते हैं। निश्चित रूप से गलतियाँ होती है, हर एक प्रधानमंत्री के काल में कुछ न कुछ गलतियाँ होती रही है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो है जो ऐसी स्थितियाँ थी जिस स्थितियाँ में है जो हरि सिंह को है जो अपना भारत के साथ विलय पत्र पे साइन करना पड़ा। उसके बाद है जो भारत की सेना गई, उसके बाद वहाँ कबलाइयों से लड़ा। तो ये सब प्रोसेस है जो उस समय की जो परिस्थितियाँ एकदम अलग थी और उस परिस्थिति को अगर आज की अगर परिस्थिति से अगर हम माने, अगर राजनीतिक फ़ायदे से अगर माने तो ये है जो कहीं ना कहीं है जो मुझे लगता है कि सही आकलन नहीं होगा। आप एक एस्पिरेंट के तौर पर आप इसका सही आकलन करें। क्यों है जो गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था? गांधी जी चाहते थे कि इस देश के प्रधानमंत्री वो बने जो लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करे। उस समय उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, पटेल साहब की, उनकी मृत्यु मैंने कुछ ही दिन के बाद है जो हो गई थी। तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक विजन भी था कि अगर एक आदमी अगर लंबे समय तक देश को चलाता है तो कुछ एक्सपीरियंस के साथ है जो देश का अच्छा और सकारात्मक पहल की ओर है जो आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से है जो नेहरू की समाजवाद और नेहरू की जो विदेश नीति ने कहीं ना कहीं है जो प्रभावित किया है और उसका आज उदाहरण है जो देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, हमने थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पे हम चले गए थे, लेकिन आज जो है जम्मू कश्मीर जो विधानसभा में 114 सीटें हैं, 107 सीट से बढ़ाकर 114 सीटें हैं। 3 सीटों को है जो आरक्षित है जो रखा गया है, 2 सीट है जो विस्थापित है उनके लिए रखा गया और एक है जो कश्मीरी पंडित के लिए है जो वहाँ पर है जो रखा गया है।
तो जो पीओके के लिए जो 2 है और एक कश्मीरी पंडित के लिए है जो वहाँ रखा गया है। तो निश्चित रूप से जो आरक्षण है, आरक्षण के जो विधेयक है जो पारित किया गया है, ये आगे आने वाला समय में अभी कुछ दिन जम्मू कश्मीर पे जो जजमेंट भी आने वाला हो सकता है कि अगले 15 तारीख तक है जो संजय किशन कौल साहब है जो रिटायर हो रहे हैं, और जो 370 और 35A का जो संवैधानिक जो पार्ट है उस पर है जो जजमेंट आने वाला है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक कश्मीर है, कश्मीर को अपने अंग के साथ है जो भारत का जो अंग है उसके साथ है जो मिलकर है जो काम करने की ज़रूरत है, और सभी नेताओं को, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसमें राजनीतिक से परे उठकर है जो काम करने की ज़रूरत है। तो आपको आप एक चीज़ बताइएगा कि जो जम्मू कश्मीर जो परिसीमन हुआ था उसके चेयरमैन कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्वी सीमा को लेकर सतर्क रहे भारत। देखिए दोस्तों, आज का जो दौर है विस्तारवादी का दौर है, विस्थापन का भी दौर है। आज जहाँ तक आप जान रहे हैं कि यूरोप में रूस और यूक्रेन जहाँ लड़ रहा है, जहाँ मध्य एशिया में है जो अपना इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रही है, निश्चित रूप से एक ट्रेंड कहीं ना कहीं ऐसा बनते जा रहा है कि अब है जो 21वीं सदी है जो कहीं ना कहीं युद्ध काल में है जो फंस कर रह जाएगा। और पूर्वी सीमा है जो भारत का है जो उससे सबसे ज़्यादा है जो सेंसिटिव एरिया माना जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये है जो पूरे है जो म्यांमार से है जो टच होते हैं, और ऊपर में है जो आपका अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है जो चीन से है जो टच होता है, और इधर म्यांमार से टच होता है। और ये क्षेत्र इतने हैं जो विवादित हैं कि वहाँ पर है कि जनसंख्या जो है, ज़्यादातर जनसंख्या है जो अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या है, और जनजाति जो होते हैं वो अपने संस्कृति पहल के लिए है जो जाना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो घुसपैठ और जो पलायन है उनकी है जो संस्कृति को छीन रहा है, हमारी है जो शांति व्यवस्था है उसको है जो भंग करना चाहता है। और उसमें अगर बांग्लादेश को भी शामिल कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होती। बांग्लादेश में आपका जो अभी जो कुछ दिन पहले चुनाव होने वाले थे, भारत के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि भारत है जो हस्तक्षेप करता है चुनाव में, तो अभी जो मणिपुर का जो स्थिति है दोस्तों, मणिपुर नागालैंड का जो स्थिति है बहुत ही मने क्रिटिकल पोजीशन में मणिपुर को हम मान सकते हैं। मणिपुर में 2 दिन पहले है जो आर्टिकल लिखा भी गया था कि एक नया सवेरे का दौर आया है, कुछ संगठन ने है जो भारत सरकार के साथ मिलकर है जो अपना आत्मसमर्पण किया। लेकिन दोस्तों कहा जा सकता है कि उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि हम निश्चित रूप से है जो संप्रभु मणिपुर समृद्ध हो उसकी है जो बात करते हैं, लेकिन जो हमारी मांग है अभी भी है उस मांग पे है जो डटे हुए हैं। म्यांमार में जो स्थिति है जो कहीं ना कहीं गंभीर होते जा रही है दोस्तों, वहाँ पर है जो सेना के खिलाफ है जो वहाँ के जो जनजातियाँ हैं, वहाँ के जो 3 जनजातियाँ हैं वहाँ आपस में है जो एक गठजोड़ बनाकर सेना पर है जो हमला कर रहे हैं और सेना की जगह को कब्जा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा स्थिति आ जाए कि कहीं ना कहीं है जो भारत की ओर मूव करे और भारत का है जो वो जगह आशांत हो जाए। तो पहला तो ये स्थिति है कि हमें है जो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरा है कि भारत को है जो लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए म्यांमार से है जो बात करने की भी ज़रूरत है दोस्तों। वहाँ की जुंटा सरकार है, जुंटा सरकार से है जो बातचीत कर, एक अमेरिका जो पश्चिमी देश है जो अपने आप लोकतंत्र को बहुत समृद्ध मानते हैं, उन्हें भी इस पहल में है जो काम करनी चाहिए। 20 फरवरी 2021 एक 2 साल 2.5 साल होने जा रहा है दोस्तों, वहाँ पर है जो म्यांमार में की जो सरकार थी आंग सान सू की सरकार को है जो कहीं ना कहीं तख्ता पलट कर दिया था और वहाँ की जुंटा शासन को है जो लागू कर दिया गया था। तो निश्चित रूप से भारत को और भारत के साथ जो लोकतंत्र समर्थक देश हैं उसको पहल करनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर कोई भी स्थिति अगर कभी लंबा अगर खींच जाता है तो उसका जो प्रभाव है जो कहीं ना कहीं उसके साथियों पर पड़ता है, उसके पड़ोसियों पर पड़ता है। तो पड़ोसी कहीं ना कहीं भारत है, भारत को इस पे है जो सतर्क रहने की ज़रूरत है। और तीसरा चीज़ की आतंकवादी जो वहाँ पर है जो टेररिस्ट टाइप के जो है उन्होंने है जो उनका है जो मूल जो पैसा है आता है वो है जो आपका तस्करी जो होता है, जो आपका उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल उसका नाम दिया गया है, जहाँ पर है जो नशाखोरी की है जो कहीं ना कहीं है जो सामान को है जो सप्लाई किया जाता है उसका है जो कहीं ना कहीं प्रभाव है जो भारत पे पड़ सकता है। तो इससे भी है जो पूर्वी सीमा को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसमें जो आपको जो 4 स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और बांग्लादेश को भी है जो इसमें है जो शामिल कर लिया जाए। निश्चित रूप से है जो भारत के लिए एक है जो अभी वर्तमान का समय है, एक है जो संदेह के समय है, संदेह का समय से भी देखा जा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि आतंकवाद है जो कहीं ना कहीं है जो बढ़ती होने की संभावना है। दिल्ली दूर जरूर है लेकिन दिल्ली को दिल से है जो
पूर्वोत्तर एरिया पर है जो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही था दोस्तों, इस पर जो हम आपका सार बता दिए। देखिए कल इस पर हम चर्चा किए थे दोस्तों, ग्रीन क्रेडिट पहल से पर्यावरण संरक्षण। हमने कल बताया था कि जिस प्रकार मानव जीवन अपने हेल्थ इशू को है जो जिस प्रकार से जो चेक करता है, उसी प्रकार ग्रीन क्रेडिट पहल के माध्यम से जो पर्यावरण संरक्षण को है जो उसकी जांच करेगा। भारत ने बहुत अच्छा पहल है, COP21 में भारत ने बहुत अच्छा पहल है जो इसका है जो किया है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, जो एक सकारात्मक सोच के साथ पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव है जो किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जो 1995 से है जो COP की स्थापना हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, और COP3 में है जो दोस्तों है जो ये है जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका जापान में था, जो क्योटो प्रोटोकॉल जो था उसको है जो लागू किया गया था, COP3 में लागू किया गया था। इसमें है जो कार्बन उत्सर्जन कम करने की जो बात की गई थी, और इसके माध्यम से जो दोस्तों कहा गया था कि जो इस कार्यक्रम में पौधारोपण, जल प्रबंधन, कृषि, प्रदूषण, मैंग्रोव जैसे सुरक्षा 8 गतिविधियों को है जो शामिल करने की है जो बात है जो की गई थी। तो अगर हम ग्रीन क्रेडिट पर अगर हम काम करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण को एक है जो नई दिशा दे सकते हैं। पर्यावरण में हमारा सहयोग एक सामूहिक सहयोग होगा, व्यक्तिगत सहयोग होगा, समाज का सहयोग होगा, समाज और सरकार मिलकर और वैश्विक संस्थाएं मिलकर है जो पर्यावरण को एक नई दिशा दे सकते हैं। और पर्यावरण है जो दोस्तों एक महामारी का, अगर हम इसे नहीं रोकें तो यह महामारी के रूप में हमारे मानव जीवन को है जो ख़त्म कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है कि मानव जीवन का अस्तित्व है जो कहीं ना कहीं है जो धीरे हो सकता है। COP28 ये एक मायने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जेंडर बजट की बात की गई है, अभी 12 तारीख तक चलेगा दोस्तों, और जब फाइनल जब COP का जब रिपोर्ट आएगा तो उस पर जो हम लोग है जो विशेष चर्चा करेंगे। रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव की संभावना नहीं है। आप जानते हैं कि जो रेपो रेट होता है जो दोस्तों RBI के द्वारा जो मौद्रिक नीति होता है उसमें उसकी है जो प्रकाशन करती है। मौद्रिक नीति है जो रिजर्व बैंक के द्वारा है जो जारी किया जाता है, और हर 3 महीने के क्वार्टरली पर है जो इसका है जो मैंने जारी किया जाता है। और RBI के जो चेयरमैन है जो मैंने शक्तिकांत दास हैं और 25वें नंबर के हैं। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो होता है दोस्तों की मूल्य स्थिरता को लाना, जो बैंकों में ऋण की बढ़ोतरी है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, स्थिर निवेश का संवर्धन कैसे हो, माल पूर्ति पर प्रतिबंध है जो कैसे माल की पूर्ति पर प्रतिबंध कैसे किया जाए, निर्यात को संवर्धन दे, खाद्यान्न प्रक्रिया का संचालन है जो रखें। तो यह जो कहीं ना कहीं जो मौद्रिक नीति का मेन पार्ट होता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आप जानते हैं कि है जो बैंक है जो ऋण लेती है और फिर है जो वापस है जो RBI को लौटाना पड़ता है। तो एक रेपो हो गया, जब हम उसको लौटा दिए तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो इस पे है जो कोई विशेष चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, और बदलाव की कोई संभावना है जो अभी नज़र नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, इटली ने आधिकारिक तौर पर चीन के BRI प्रोजेक्ट से हाथ खींचा है। जो BRI है जो दोस्तों उसके 10 साल पूरे हुए हैं। 2023 में यह जो स्टार्ट किया गया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो G7 के एक ही देश था दोस्तों जो इसमें शामिल था, जो इटली था, और उन्होंने है जो 2019 में शामिल होने वाला जो इटली था वो है जो अब बाहर हो गया। जो अभी मेलोनी वहाँ के जो राष्ट्रपति है उन्होंने है जो इस बात का जो आशंका जताया है कि हमारी जो व्यापार घाटा है कहीं ना कहीं धीरे 20% से बढ़कर 48% चीन के साथ हो गया है। तो इससे हमें रोकने के लिए जो चीन ने वादा किया था कि हमारे यहाँ पोर्ट का डेवलपमेंट करेंगे और बहुत सारी चीज़ बंदरगाहों का डेवलपमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके कारण है जो इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की है जो बात है जो नहीं कहा कि इटली है जो कहीं ना कहीं है जो इससे बाहर होकर अपनी है जो आर्थिक गतिविधियाँ को तेज करेगा। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है दोस्तों चीन के लिए, और ये गोलबंदी कहीं ना कहीं है जो भारत की जो वैश्विक प्रभुत्व बन रही है उसकी गोलबंदी भी। देखिए, आप जब किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो निश्चित रूप से है जो आपको सभी तरह से देखना पड़ेगा। तो एक भारत को है जो कहीं ना कहीं एज है जो यहाँ मिलता दिख रहा है। भारत जिसे G20 का किया तो एक वैश्विक नेतृत्व है जो बन जाती है। तो इटली जो BRI से बाहर हो गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर में भारतवंशी उपन्यास को मिला प्रतिष्ठित कला सम्मान। जो सिंगापुर के अभी हाल फिलहाल में जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो भारतीय हैं, थर्मन सन्मुररत्नम नाम है उनका, तो उन्होंने है जो भारतवंशी को वहाँ का प्रतिष्ठित कला सम्मान है जो दिया गया है, जिसको बोलते हैं कल्चरल मेडलियन। कल्चरल मेडलियन जो है वहाँ का है जो सबसे बड़ा कल्चरल जो कला सम्मान माना जाता है वो है जो मीरा चंद को मिला है दोस्तों। मीरा चंद को ध्यान रखिएगा, जो मीरा चंद है उनको मिला है कल्चरल
मेडेलियन जो सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ कला सम्मान है जो माना जाता है। चलिए आगे है दोस्तों कि स्वीडन ने अमेरिका से रक्षा समझौते कर सैन्य अड्डों में आने की छूट दे दी है। जो स्वीडन है जो दोस्तों ये है जो कहीं ना कहीं है जो नाटो में शामिल इसी साल है जो अप्रैल में फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया था और स्वीडन ने भी है जो अपना है जो सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं है जो नाटो के साथ बढ़ती कहीं ना कहीं गठजोड़ अमेरिका के लिए तो अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कि उसमें जो भी है सर्वा है जो अमेरिका ही है दोस्तों। और स्वीडन का जो 17 सैन्य अड्डा है उस पर है जो अमेरिका को आने जाने की छूट, वहाँ पर है जो वहाँ पर है जो अपना बेस है जो बेस पे रुकने की व्यवस्था, वहाँ ईंधन लेने की व्यवस्था, मैंने सभी तरह की छूट से है जो कहीं ना कहीं है जो प्रदान किया है। तो स्वीडन है जो अपना सैन्य अड्डों में जो छूट दे दी है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा है जो यूरोप में है जो बहुत बड़ा है जो एक कहीं ना कहीं है जो जगह है जो मिल गई है। चलिए दोस्तों आगे है अमृता शेरगिल है जो भारतीय चित्रकार थी दोस्तों। इनका जन्म जो है दोस्तों हंगरी में हुआ था। इनका बता देते हैं कि इनका जन्म है जो हंगरी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है जो दोस्तों कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में हुई थी। तो 1941 में अंतिम सांस ली थी। तो वो है जो पाकिस्तान का जो लाहौर शहर में जो मशहूर जो भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल की जो गंगा राम हवेली है उसको संग्रहालय बनाया जाएगा और वह जो हंगरी दूतावास पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड आर्ट एंड डिज़ाइन के सहयोग से उनके आवास को संग्रहालय में बदलने जा रहा है। तो ये उनकी 82वीं पुण्यतिथि थी दोस्तों। कभी कभी पूछ देता है कि अमृता शेरगिल का है जो जन्म है जो कहाँ हुआ था, तो बहुत लोग है जो गड़बड़ा जाएंगे। तो हंगरी में इनका है जो जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इनका हवेली को जो गंगाराम हवेली है उनको है जो वहाँ की हंगरी की जो सरकार है वहाँ है जो संग्रहालय है जो बनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान ने जो अंतरिक्ष में भेजा जैविक कैप्सूल होता है दोस्तों कि उसमें जो किसी जीवित बंदर या किसी को है जो भेजा जाता है और उसे वापस सुरक्षित लाने की जो घोषणा है जो करीब है जो उस देश करती है। तो ईरान ने अपना अंतरिक्ष में भेजा है जैविक कैप्सूल, एक अच्छा कदम है दोस्तों। कहीं ना कहीं है जो ये 10 साल के बाद है जो उठाया गया है, जो उनकी जो घोषणा हुई थी उसके 10 साल के बाद है जो उठाया गया है। लेकिन इस जैविक कैप्सूल में क्या भेजा है इसके है जो अभी तक है जो पुष्टि है जो नहीं हो पाई है। चलिए यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल हुआ गरबा। आप जानते हैं दोस्तों कि यूनेस्को जो होता है यूनाइटेड नेशन है जो फिर इसमें जो UNSEC होता है, एडुकेशनल होता है, कल्चरल होता है, फिर आपका है जो एक UNE एडुकेशनल, एक हो जाता है कल्चरल और एक होता है साइंटिफिक होता है। हाँ यूनेशनल जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो है दोस्तों इसमें है जो सांस्कृतिक सूची में है जो शामिल हुआ है गरबा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि टोटल हमारा जो है सूची जो है इसमें 3 सूची होता है दोस्तों। तो कल्चरल में अगर हम बात करें दोस्तों तो कल्चरल में हमारा है 34, अभी टोटल कितना है कल्चरल में 34 है। जो अभी हाल फिलहाल में है जो जुड़ा है वो है जो दोस्तों है जो शांति निकेतन है जो अभी हाल फिलहाल में जोड़ा गया है। तो और इससे पहले जो दोस्तों होयसल का है जो उससे पहले है जो दोस्तों है जो आपका 2000 है जो 23 में है जो 2 है जो जोड़ा गया है, एक होयसल का और दूसरा है जो शांति निकेतन। और अगर आप नेचुरल की बात करें दोस्तों तो 7 नेचुरल की है जो जोड़ा गया, एक मिक्स है आपका कंचनजंगा। तो कितना हो गया 34, 7, 41 और 42, टोटल है जो 42 है जो यूनेस्को की है जो सूची में है। लेकिन सांस्कृतिक सूची में अगर हम बात करें उसका एक अलग सूची होता है दोस्तों। जो सांस्कृतिक सूची होता है उसमें है जो 15 धरोहर को शामिल किया गया है। उसमें जो है नवरोज उत्सव है, कुंभ मेला है, कांसे का बर्तन है, कोलकाता का दुर्गा पूजा है, रामलीला है, वैदिक मंत्र है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है ये है जो आपका जो सांस्कृतिक सूची में 15वां है जो शामिल होने वाले हैं। कितना है 15वां है जो शामिल होने वाले हैं, ये है जो आपका सांस्कृतिक सूची में। और बाकी जो आपको बताया कल्चरल में, नेचुरल में और मिक्स में टोटल है जो आपका 42 है। तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए ये है दोस्तों कि जो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो मिला है ये आपको मिला है पत्ते के माइक्रो इमेजेस को दिखाने के लिए इसको मिला है। और इनका है जो नाम है दोस्तों इरिना पेट्रोवा एडमास्टजी, इनका नाम है इरिना पेट्रोवा एडमास्टजी है जो इनको है जो फोटोग्राफी का सर्वश्रेष्ठ है जो चुना गया है। ध्यान रखिएगा ये घर के पास खेत के कीचड़ के नमूने में एकत्र करते समय इस पत्ते की माइक्रो इमेजिंग के जरिए अचानक कैमरे में कैद कर लिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा इस साल का सबसे बड़ा है जो फोटोग्राफर जो है इनको है जो मिला है इरिना पेट्रोवा एडमास्टजी। चलिए आगे है दुनिया की पहली बार जहरीले इंजेक्शन से दी गई थी मौत। 1982 में दोस्तों चार्ल्स ब्रुक्स जूनियर को
सबसे पहले जो जहरीले इलेक्शन से मौत का सज़ा पाने वाले पहला व्यक्ति थे और अमेरिका के टेक्सास शहर में ये जहरीला इंजेक्शन है जो दिया गया था। चलिए आगे है कि अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की सबसे सुंदर तस्वीर ब्लू मार्बल जो है, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सबसे सुंदर जो तस्वीर ली गई थी उसका ब्लू मार्बल है जो नाम दिया गया था 1972 में है। जो मिशन अपोलो 7 के क्रू ने अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की सबसे शानदार तस्वीर खींची थी, तो लोग अपोलो 7 से जो खींचा था 1972 में। चलिए बाघा जतीन ने बंगाल के हर ज़िले में तैयार किए क्रांतिकारी। जो बाघा जतीन जो थे दोस्तों 1879 में भारत के नदिया जिला में इनका जन्म हुआ था और इनको जो बाघा जतीन नाम जो पड़ा था, जो 1906 में बंगाल टाइगर जो गांव में घुस गया था उसको ही अकेले ही मार दिए थे। उसके बाद इनका नाम है जो बाघा जतीन पड़ा था। बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए और हावड़ा गैंग केस में गिरफ्तारी हुई। सशस्त्र संघर्ष के लिए जर्मनी से हथियारों की खेप आनी थी, योजना लीक हो गई और वर्ष 1915 में अंग्रेजों के साथ गोलाबारी में जतीन घायल हो गया और 10 सितंबर को बलिदान हो गया। तो बाघा जतीन की कहानी थी दोस्तों, बाघा जतीन इनका नाम है। तो आज का है जो करंट अफेयर सही है दोस्तों, कुछ अगर सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।